चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मींस फाइनल अकाउंट। इसमें हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे ना टेक्स्ट बुक में, कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने देखा था, और अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखें कि जिसमें कोई निर्मी नाम के पर्सन है, उनका ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमें फाइनल अकाउंट तैयार करना है। और फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं तो उसके लिए 3 अकाउंट्स बनाते हैं ना हम लोग। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री निर्मी 31/3/15 को, बराबर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री निर्मी 31/3/15, बराबर ना। और फाइनली बैलेंस शीट के बैलेंस शीट ऑफ श्री निर्मी 31/3/15, बराबर। तो ये तीनों हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट क्लियर करते जाएं। तो आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखना, और जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे साथ में लिखते भी जाना, तो जल्दी से क्लियर भी होगा और समझ में भी आएगा। कि जैसे सबसे पहला एडजस्टमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/15 वॉज वैल्यूड एट 50,000। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पर करते हैं? तो एक एंट्री होती है बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक ये बहुत बार आ चुका है कि क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, बराबर ना। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो वहां पर लिखते हैं ना कि बैलेंस शीट में ऊपर ये लिख दें क्लोजिंग स्टॉक वो कितना, तो 50,000 रुपीज, 50,000 क्लोजिंग स्टॉक का। और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। वहां पे लिखते हैं ना ये टू और ये बाय लिखकर एक लाइन छोड़ के लिख दें कि वहां पर क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ एंट्री हो गई ना, बराबर ना। फिर जैसे दूसरा एडजस्टमेंट है कि फायर अकर्ड इन बिजनेस ऑन 31/1/15 and due to which goods of 8,000 was destroyed and the insurance company accepted a claim of 70%। कि भाई बिजनेस में आग लग गई थी, उसमें 8,000 का सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 70% दिए, उसमें एक्सेप्ट किया क्लेम कि वो 70% इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी के 30% का नुकसान, बराबर। तो अब ये सामान आग में जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, इसकी एंट्री कहाँ कहाँ और कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखना। आगे भी ऐसे सम्स आएंगे तो इनकी यही एंट्री इसी प्लेस पर लिखते हैं। सबसे पहली एंट्री तो उसकी लिखी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि हमारा सामान जल गया। तो हमने जैसे वो पहले भी रूल बताया था कि गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, सेल के अलावा हमारे गुड्स जा रहे हैं, जल रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है ना, बराबर ना। तो इसमें लिखेंगे ना कि गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर, बराबर। गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई कितना सामान गया, तो टोटल 8,000 का, टोटल 8,000 यहाँ पे लिखेंगे कि 8,000 का पूरा ही सामान गया। उस 8,000 में से 70% मतलब होते हैं 5,600, बराबर। कैलकुलेटर में चेक कर लेना। 70% मतलब कि 5,600 इंश्योरेंस कंपनी देगी, अभी दिया नहीं है, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया है। तो जो 5,600 मिलने वाले हैं ना, तो उसे एसेट्स में लिखते हैं। जो भी चीज मिलना बाकी हो हमें, तो वो यहाँ लिखते हैं एसेट्स में। जो भी चीज देना बाकी हो तो वो लायबिलिटी में लिखते हैं। तो ये 5,600 मिलना बाकी है, अभी मिले नहीं है, ठीक है ना। उसमें लिखा ना कि एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 70%, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मिलने वाले हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे लिख देते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कितना, तो 5,600 का। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 5,600, 70% उसके, बराबर ना। और बाकी के 30%, तो बाकी के 30% लॉस हो गया, वो तो सामान गए ना, मतलब वो तो नुकसान, वो तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो बाकी के 30% है ना, 8,000 के 30% निकाला तो 2,400, वो 2,400 लिखना होगा लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कि वो 30% का पूरा लॉस हो गया हमारा, बराबर। तो इसलिए वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर भी ये टू और बाय करके लिख दें
जिसमें लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, फायर की वजह से, आग की वजह से जो नुकसान हुआ वो 2400 का, बराबर। तो इस तरह से ये एंट्री आएगी है, याद रखना उसमें कि 8000 का सामान जल गया वो यहाँ क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट के, उसमें से 70% मिले वो एसेट्स में, और जो बाकी 30% नहीं मिले वो लॉस में, बराबर। तो ये एंट्रीज हो गई ना इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ इनकी एंट्रीज हो गई, तो उसके बाद फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखें, जिसमें दिया हुआ है कि आउट ऑफ डेप्टर्स 6000 आर नॉट रिकवरेबल, सो दे आर टू बी रिटर्न ऑफ, प्रोवाइड बैड डेब रिजर्व 5% एंड डिस्काउंट रिजर्व 2%। अब देखो ये डेप्टर वाला फॉर्मेट, बराबर, ये पहले भी हमने किया है, हर सब में मैंने बताया जब भी डेप्टर्स, बैड डेब रिजर्व, बैड डेब, डिस्काउंट रिजर्व, ये सब आता हो तो उसका एक फॉर्मेट बना देते हैं एसेट्स में, ठीक है ना। एसेट में पूरा एक फॉर्मेट बन जाएगा ना, कि जिसमें ट्रायल बैलेंस में आपके डेप्टर्स दिए हुए हैं, कि कितने दिए हुए हैं उसमें डेप्टर्स, तो उनमें आपके डेप्टर्स की वैल्यू है 81,000 रुपीज। हाँ, डेप्टर उसमें दिए हुए हैं ना 81,000। तो सबसे पहले एसेट्स में वो यहाँ पर लिख दें कि डेप्टर्स 81,000, उसमें से पहले करेंगे बैड डेब माइनस बैड डेब एडजस्टमेंट का, BD, फिर ब्रैकेट में A लिखते हैं, बैड डेब ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में बैड डेब कितना है, उसमें लिखा हुआ है आउट ऑफ डेप्टर्स 6000 आर नॉट रिकवरेबल, 6000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो वो बैड डेब ना, वो डूबे हुए पैसे ना, बराबर ना। मतलब इसमें से 8000 में से ये 6000 माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 75,000 रुपीज, बराबर ना, 75,000। उसमें से फिर माइनस करेंगे, माइनस बैड डेब रिजर्व, बैड डेब रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, कि बैड डेब रिजर्व उसमें कितनी देनी है हमें, 5% देनी है। तो इसके अगर 5% निकाले ना तो वो हो जाते हैं 3,750 रुपीज। 75,000 के 5% 3,750 रुपीज, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर वैल्यू बचेगी 71,250, बराबर। और ये जो वैल्यू बची ना उस पे फिर डिस्काउंट रिजर्व गिनते हैं, कि डिस्काउंट रिजर्व ऑन एडजस्टमेंट, बराबर, ऑफ एडजस्टमेंट, कि डिस्काउंट रिजर्व कितना देना है, 2%। 2% मतलब कि इसके अगर 2% निकालें तो वो हो जाते हैं 1,425 रुपीज, 1,425। ये बैड डेब, ये डिस्काउंट रिजर्व हो गया। तो मतलब यहाँ पर अब वैल्यू बचेगी हमारी, वो वैल्यू होगी 69,825, जो भले अब डायरेक्ट अंदर लिख देना, मतलब यहाँ लिख दें 69,825 रुपीज। तो ये डेप्टर्स का पूरा फॉर्मेट बना हमारा। जब भी बैड डेब रिजर्व का एडजस्टमेंट हो तो वो डेप्टर में पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, डेप्टर माइनस बैड डेब, फिर जो आंसर है माइनस बैड डेब रिजर्व, जो आंसर मिले वो डिस्काउंट रिजर्व, तो बाहर लिखते हैं। और इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर लिखते हैं, तो इसका दूसरा इफेक्ट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ पर भी एक फॉर्मेट बनता है ना पूरा, ठीक है ना। बैड डेब और बैड डेब रिजर्व का पूरा फॉर्मेट यहाँ तैयार होता है, कि यहाँ पर लिखते हैं बैड डेब टी, टी मीन्स ट्रायल बैलेंस का, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब हो, प्लस प्लस बैड डेब ए मीन्स एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में बैड डेब लिखा, प्लस बैड डेब रिजर्व ए, के बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट का, और माइनस बैड डेब रिजर्व टी, ट्रायल बैलेंस का बैड डेब रिजर्व। तो ये पूरा फॉर्मेट इसमें बनता है, जिसमें लिखें पहले अगर कि बैड डेब टी मतलब ट्रायल बैलेंस का, तो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेब दिए हुए हैं कुछ 12,080 रुपीज, बरोबर ना। वो बैड डेब है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो ट्रायल बैलेंस में है 12,080 रुपीज, प्लस बैड डेब एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का बैड डेब कितना है 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज एडजस्टमेंट में। उसके बाद बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट, तो बैड डेब रिजर्व एडजस्टमेंट का कितना गिना 3,750 रुपीज, और माइनस बैड डेब रिजर्व ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब रिजर्व कितना दिया हुआ है, बैड डेब के नीचे ही है, वो दिया हुआ है 12,600, तो वो माइनस करें, माइनस 12,600, और इन सबका प्लस माइनस करके बाहर लिखें। तो इन सबका अगर प्लस माइनस करें ना
तो वो आता है कुछ 9230 रुपीज। क्या हो जाएगा 9230। ये बेड डेप का पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ। और दूसरा ये बेड डेप और बेड डेप रिजर्व इसमें आता है, फिर डिस्काउंट रिजर्व अलग से, डिस्काउंट रिजर्व का अलग से लिखना होता है कि जिसमें डिस्काउंट रिजर्व का भी यहीं पे ही लिखते हैं कि डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, कि डिस्काउंट रिजर्व डीआर एडजस्टमेंट का जो दिया हुआ है माइनस ट्रायल बैलेंस का, तो एडजस्टमेंट का कितना है वो है 1425 1425 माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। तो डिस्काउंट रिजर्व कितना है, बेड डेप रिजर्व के नीचे ही है ना, वो दिया हुआ 450, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स 450, तो 1425 में से 450 जाएगा तो वो बचेगा कुछ 975 रुपीज, बराबर ना। तो डिस्काउंट रिजर्व कितना हो जाएगा 975। तो ये क्लियर हुआ टोटल थर्ड एडजस्टमेंट हमारा, कि जहां डेप्टर्स की यहाँ पर भी एंट्री हो गई और दूसरा यहाँ पर भी वो एडजस्टमेंट हो गया, बराबर। थर्ड वाला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि क्रेडिट परचेज 6000 एंड क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड। ये लिखना भूल गए, क्रेडिट परचेज लिखना भूल गए 6000 की, और 1000 परचेज रिटर्न में लिखना भूल गए, तो उसे लिख देना। लिखना भूल गए तो लिख दें, पहले परचेज का लिखें फिर परचेज रिटर्न का। तो परचेज 6000 भूल गए तो परचेज उसमें कितना दिया हुआ है, तो परचेज का उसमें लिखा हुआ है 1,80,000 रुपीज। तो वो 1,80,000 कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ना, परचेज यहाँ लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पर लिखें ये परचेज 1,80,000 रुपीज प्लस नॉट रिकॉर्डेड वो दिया हुआ है 6,000 का लिखना भूल गए, तो वो लिखना भूल गए तो उसे लिख दें, कितना लिखें इनका प्लस करके 1,86,000 रुपीज। कितना हो जाएगा 1,86,000 रुपीज, बराबर। ये परचेज का हो गया। तो इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ देते हैं, परचेज रिटर्न का फिर करते हैं, लेकिन पहले इसकी दूसरी इफेक्ट तो दे देना। ये मैंने कल भी बताया था, परचेज में कुछ भी एडजस्टमेंट हो ना तो उसकी दूसरी इफेक्ट जाती है क्रेडिटर्स में। परचेज का कुछ भी इफेक्ट, परचेज या परचेज रिटर्न का, उसकी इफेक्ट क्रेडिटर में जाती है, और वो क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में। तो अगर परचेज में हमने प्लस किया है तो क्रेडिटर में भी प्लस करना पड़ेगा उतना, बराबर ना। तो हमारे क्रेडिटर्स के यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 28,200 रुपीज क्रेडिटर्स है ना, तो वो क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। ऊपर पहले कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि ये क्रेडिटर्स वो कितने दिए हुए थे 28,200, तो 28,200 क्रेडिटर्स हैं, और प्लस उसमें परचेस लिखेंगे जो हम लिखना भूल गए थे वो 6,000 रुपीज। तो 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 34,200। उसे यहीं पे ही लिखेंगे, अभी बाहर नहीं लिखेंगे, बाहर की लाइन में नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी परचेस रिटर्न वो बाकी है ना, कि परचेस रिटर्न भी साथ में ही दिया हुआ, परचेस रिटर्न भी 1000 लिखना भूल गए हैं, तो परचेस रिटर्न में भी प्लस कर देना 1000। तो परचेस रिटर्न उसमें कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो है 10,800। परचेस रिटर्न है 10,800, तो परचेस रिटर्न कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, परचेस यहाँ परचेस रिटर्न यहाँ। यहाँ पे माइनस मत किया करो परचेस रिटर्न, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा परचेस रिटर्न यहाँ पे लिखें कि परचेस रिटर्न जो दिया हुआ है 10,800, और उसमें प्लस नॉट रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं किया, कितना नहीं लिखा हमने 1000, तो 10,800 में 1000 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,800 रुपीज, कि परचेस रिटर्न 11,800। और ये जो हमने 1000 प्लस किया उसकी दूसरी इफेक्ट वो भी क्रेडिटर में ही, बराबर। लेकिन क्रेडिटर में परचेस प्लस करते हैं, परचेस रिटर्न माइनस करते हैं, तो जो परचेस रिटर्न 1000 का हुआ वो इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 34,200 उसमें से माइनस करेंगे पीआर परचेस रिटर्न 1000 रुपीज, तो 1000 परचेस रिटर्न माइनस करें तो अब कितना बचेगा, वो
तो वो बचेगा 33,200। परचेज रिटर्न वो माइनस किया हमने, बराबर। तो इस तरह से इनकी भी ये दो एडजस्टमेंट हो गई ना, परचेस और परचेस रिटर्न की, दोनों की दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर के ऊपर आई, ठीक है। अब ये जैसे हुआ तो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखें, तो उसके बाद नंबर 5 पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन गिनना है, तो फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं उसमें, तो यहाँ पर कोई फिक्स एसेट पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो ऊपर ही लिखे हुए हैं 2-3 नाम, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स हैं। ये तीनों तीनों फिक्स एसेट्स है ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बराबर। और कोई पूरी लाइन में और कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, तो ये तीन ही हुआ। तो इन तीनों के ऊपर 10-10% हमें डेप्रिसिएशन देना है। डेप्रिसिएशन मतलब 10-10% माइनस करना है ना। जैसे पहले है लैंड बिल्डिंग 1,80,000, तो उसमें से ये माइनस करेंगे 10%। और फिक्स एसेट कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर एसेट्स में ही। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें कि लैंड बिल्डिंग, LB लिख रहा हूँ, लैंड बिल्डिंग 1,80,000, और उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 10% डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा 18,000 रुपीज। 18,000 उसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा, वो बचेगा 1,62,000 रुपीज। कितना बचेगा बाहर, 1,62,000। और ये जो 18,000 माइनस किया ना डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री कहाँ लिखते हैं, लॉस में। वो हमारा लॉस है, डेप्रिसिएशन एक तरह का नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं, वहां पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग। कितना हमने माइनस किया था, 18,000 रुपीज, ये हमने लैंड बिल्डिंग पे गिना। उसके बाद है मशीनरी 1,26,000, मशीनरी है तो उस पर भी 10% गिनना होगा ना, तो यहीं पे ही लिखेंगे दूसरा मशीनरी 1,26,000, उसमें से भी माइनस डेप्रिसिएशन 10%, इसके 10% हो जाएंगे 12,600 रुपीज, बराबर ना। तो 12,600 माइनस करें तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 1,13,400 रुपीज, बराबर, 1,13,400, ठीक है। और ये भी जो डेप्रिसिएशन हुआ 12,600, वो भी तो लॉस ही है ना, उसे भी फिर से यहीं पे ही लिखेंगे ना। एडजस्टमेंट की तो दो एंट्री चाहिए, तो इसलिए डेप्रिसिएशन दूसरा यहाँ लिखते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कि मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना 12,600 रुपीज, बराबर। ये मशीन पे हो गया। और तीसरा फर्नीचर है 22,500 का, तो उस फर्नीचर पर भी हमें डेप्रिसिएशन देना है, तो अब यहाँ पर फर्नीचर लिख दें 22,500, तो उस पर भी 10% डेप्रिसिएशन, तो इसके 10% हो जाएंगे 2,250 रुपीज, बराबर ना। 2,250 जो माइनस करके अगर लिखे ना, तो यहाँ पर आएगा 20,250 रुपीज। और इसमें भी जो डेप्रिसिएशन 2,250 की ना, वो भी हमारा लॉस है, तो उसे भी यहीं पे ही लिखें फिर से कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 2,250 रुपीज, बराबर। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन गिनना था तो वो तीनों पे गिन लिया ना। अब उसके बाद है नंबर 6 कि इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 3,200 फॉर द नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में 3,200 अगले साल के भी भर दिया हमने, मतलब एडवांस में हमने इंश्योरेंस भर दिया। कोई जो एक्सपेंस, जो खर्चा होता है, वो खर्चा एडवांस में दे दिया हमने, बराबर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें कितना दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें लिखा हुआ है 14,200 रुपीज, आपके ट्रायल बैलेंस में है। उस 14,200 में 3,200 वो एडवांस में भरा हुआ है, तो एडवांस का है ना, तो वो फिलहाल माइनस करेंगे उसमें से। पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते कहाँ पर है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। वो है तो नुकसान ही ना, है तो एक एक्सपेंस ही ना हमारा, बराबर ना। तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम 14,200 है, और उसमें से माइनस लिखेंगे प्रीपेड। एडवांस में भरा है तो वो माइनस करेंगे, क्योंकि
ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें तो इस साल का ही खर्चा बताना है, जो एडवांस में खर्चा दिया हुआ है वो इसमें नहीं बताना, बरोबर। तो इसीलिए ये प्रीपेड जो एडवांस में भरा है वो माइनस करें, तो पता चलेगा इस साल का खर्चा कितना। तो 14,200 में से 3,200 माइनस करो तो बाकी बचता है 11,000 रुपीज, बरोबर ना। कितना बचेगा वो 11,000। और ये जो एडवांस में खर्चा भरा है ना, तो ये ध्यान रखना, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, कोई भी तरह का प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो हमारी एसेट्स होती है। अगर एक्सपेंस देना बाकी हो ना, तो वो लायबिलिटी के देना बाकी है, लेकिन ये तो एडवांस में दे दिया है, एडवांस में दे दिया है तो उसे एसेट्स में लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, बराबर ना। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी लिखो आप, कितना है 3,200 कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वो 3,200 हमने लिखा, बराबर। ये सम थोड़ा बड़ा है, हाँ ध्यान रखना, हैंडराइटिंग एकदम छोटी है, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के लिखते भी जाओ तो जल्दी समझ में आएगा, बराबर। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री भी हो गई। और उसके बाद नंबर 7 वाला एडजस्टमेंट है कि 50% कमीशन रिसीव्ड, 50% कमीशन इज रिसीव्ड। आपको देखो ट्रायल बैलेंस में कमीशन कितनी है, तो कमीशन उसमें ट्रायल बैलेंस में दी गई है 6,000 रुपीज, कमीशन रिसीव्ड लिखा हुआ है ना 6,000, कि 6,000 मिली है, लेकिन एडजस्टमेंट में है कि 50% ही मिली है, मतलब ये आधी ही मिली। 6,000 जो मिली है ना वो आधी ही मिली है, 6,000 और मिलना बाकी है, बरोबर ना। ये आधी मिली है मतलब इतने ही और भी मिलेंगे ना हमें, सही बात है ना। तो ये इनकम है हमारी, मिल रहे हैं, इनकम है। तो इनकम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। जो इनकम लिखते हैं वो कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कमीशन 6,000 मिली हुई है और प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपीज, कि 6,000 और मिलनी है। लिखा हुआ है 50% ही मिली है, मतलब आधी ही मिली है, तो इतनी आधी और भी मिलेगी ना, बराबर ना। तो टोटल कमीशन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 12,000 रुपीज। और इसकी दूसरी एंट्री भी चाहिए ना एडजस्टमेंट की, तो जो मिलना बाकी है ना, कमीशन मिलना बाकी है, तो उसे एसेट्स में लिखते हैं, बराबर ना। कुछ भी मिलना बाकी हो तो वो भी एसेट्स में आता है, हाँ देना अगर बाकी हो तो लायबिलिटी में लिखते हैं। तो ये तो मिलना बाकी है हमारा, तो इसलिए वो भी एसेट्स में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग कमीशन वो 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग कमीशन, वो मिलना बाकी है, बराबर। ये सब एडजस्टमेंट हो गए। अब एडजस्टमेंट हो गए तो जो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो अब सही जगह पे लिखते जाएं, ठीक है ना। वो एक एक करके लिखते जाएं, उनकी एक एक एंट्री है। कि जैसे सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है 2,70,000, तो कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं, वो यहाँ बैलेंस शीट में, ये कैपिटल में, जहाँ ऊपर स्पेस छोड़िए वहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं कैपिटल 2,70,000 रुपीज, बराबर ना। वो अंदर ही लिखते हैं ना, कैलकुलेशन इस पे होती है आगे, इसीलिए। उसके बाद ड्राइंग दी गई है 16,200, तो ड्राइंग्स भी लिख देंगे। ड्राइंग्स कहाँ पे लिखेंगे, यही कैपिटल में ही, कैपिटल में ही एक लाइन छोड़ के फिर माइनस करके लिख देते हैं, माइनस ड्राइंग लिख देंगे। कितनी है 16,200, तो वो ड्राइंग 16,200 यहाँ पे लिख दी, बराबर। कैपिटल और ड्राइंग लिख दिया। उसके बाद लैंड बिल्डिंग, वो तो हमने लिख दिया था, लैंड बिल्डिंग का एग्जाम्पल कर दिया था ना, मशीनरी भी हो गया था, फर्नीचर भी हो गया था। उसके बाद है लीज होल्ड बिल्डिंग, डेट 1/4/14 फॉर 5 years। अब ये समझो, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट हमारे चैप्टर में, ये समझना। आपको देखो लीज होल्ड बिल्डिंग है और ब्रैकेट में भी कुछ दिया हुआ है, तो अब कभी भी आपको स्टॉक के अलावा, सिर्फ फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक के अलावा किसी में भी कुछ ब्रैकेट में दिया हो ना, डेट दी हुई है, मंथ दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वो हिडन एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको क्लियरली बाहर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, उसके अंदर छुपा हुआ एडजस्टमेंट कहलाता है। और इसी वजह से ऐसा कुछ ब्रैकेट में हो ना, तो उसकी भी 2 एंट्री की जाती है, उसकी भी कैलकुलेशन होगी और 2 एंट्री होगी। तो यहाँ जो लीज होल्ड बिल्डिंग है उनकी भी 2 एंट्री आएगी,
पहले तो समझे लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब क्या। तो लीज होल्ड बिल्डिंग जनरली वो कहलाती है कि अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है और उसमें कुछ 5 साल 10 साल का रेंट हमने एडवांस में दे दिया है, तो वो कहलाती है लीज होल्ड बिल्डिंग। कि सपोज मैंने अगर ये बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो मेरा हर साल का रेंट, 1 साल का रेंट समझो 10,000 है सपोज, 1 साल का, तो मैंने 5 साल का एडवांस में रेंट दे दिया 50,000 रुपये, बरोबर, तो इसे लीज कहते हैं, बरोबर ना। और जब लीज होल्ड बिल्डिंग होती है ना, तो मतलब मैंने 5 साल का एडवांस में एक्सपेंस दे दिया है, रेंट दे दिया है, तो हमें इसमें उसमें से 1 साल का ही रेंट बताना होता है। इसमें हमें कितना रेंट लिखना होता है, 1 साल का ही रेंट, बाकी का रेंट वो अगले साल में कवर करते हैं। 5 साल का रेंट एक ही साल में अगर सब में एक्सपेंस में बता दूं कि 5 साल का रेंट दे दिया, तो मेरा लॉस हो जाएगा फिर। सही बात है ना। इसे हम लोग कहते हैं डिफर्ड एक्सपेंस। डिफर्ड एक्सपेंस मतलब जो कोई बड़ा एक्सपेंस हो ना, तो उसे हर साल टुकड़ों टुकड़ों में पूरा करते हैं। कि भाई 5 साल का रेंट है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बुक्स में बताएंगे हम लोग, एक साथ नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर भी जैसे लीज होल्ड बिल्डिंग, उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम 1/4/14, 1 अप्रैल से ली है, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए लिए हैं, और टोटल कितना है 45,000, 45,000 टोटल है। तो मतलब 5 साल का रेंट हमने 45,000 दिया है, तो 1 साल का कितना हुआ, तो 1 साल का तो खाली 9,000 रुपये हुआ ना। 45,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, 9,000 हुआ ना, बरोबर ना। तो इसे लिखेंगे कहाँ पर, देखो है तो बिल्डिंग ही, तो बिल्डिंग यहीं पे ही लिखते हैं एसेट्स में। लीज होल्ड बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्डिंग हो, वो यहीं पे ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूं LH, मतलब लीज होल्ड बिल्डिंग, वो लिखूं 45,000, और उसमें से माइनस रिटर्न ऑफ, WO मीन्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब इस साल का खर्चा उसमें से हटा दो, एक ही साल का खर्चा हटाना है ना, बाकी के खर्चे नहीं, बरोबर। तो इस साल का उसमें खर्चा कितना हुआ, 9,000 रुपीज, ठीक है ना। 45,000 मैंने 5 साल के दिए हैं एक साथ, तो उसमें एक साल का खर्चा कितना, 9,000 रुपये, वो यहाँ पे बताएंगे। तो 45 में से 9 माइनस करें तो बाकी के 36,000 हुए। वो 36,000 आगे के साल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमने 9,000 लिखा ना, उसकी दूसरी एंट्री भी चाहिए हमें, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसकी भी दूसरी एंट्री करते हैं। बाकी किसी की 2 एंट्री नहीं आती, उसकी आएगी। तो इसमें ये 9,000 की दूसरी एंट्री करें, तो वो एंट्री कहाँ पे जाएगी, वो एंट्री जाएगी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। है तो वो रेंट ही ना हमारा, बरोबर ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग जिसमें सिर्फ इस साल का रेंट लिखें 9,000 रुपीज, बरोबर ना। ये सिर्फ 9,000 का रेंट है इस साल का, आ रहा है ध्यान। फिर लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद दूसरा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेल्स। सेल्स दिया हुआ 4,50,000, तो वो तो डायरेक्ट लिखे ना कि सेल्स कहाँ पर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ पर लिखा जाता है कि ये सेल्स 4,50,000 रुपीज, बरोबर, वो सेल्स की एंट्री हो गई। उसके बाद परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न तो लिख ही दिया था हमने पहले, जो हो गया था उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद डेप्टर्स, डेप्टर्स की एंट्री पे हो गई थी, ये पूरा एडजस्टमेंट किया था हमने डेप्टर्स का। डेप्टर्स के बाद 12% लोन फ्रॉम दत्तू फ्रॉम डेट 1/10/14, 27,000। अब देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट में दिया हुआ है कि हमने लोन ली है दत्तू से, ठीक है, और उसमें ये ब्रैकेट भी दिया हुआ 1/10/14। तो जब भी ऐसा कुछ ब्रैकेट में हो ना, तो मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। तो इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है। तो लोन के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट क्या आती है, तो लोन के ऊपर उतना इंटरेस्ट हमें गिनना होता है। यहाँ पर जैसे पूरी लोन दी गई है 27,000, तो उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट हमें गिनना होगा। और वो भी 12% का कितना, तो डेट भी दी गई है 1/10। तो अगर 1/10 से गिनो ना, तो 1/10 से लेकर ये डेट है 31/3/15, तो तब तक मतलब 6 महीने का ही इंटरेस्ट होता है। कितना होता है, 6 महीने का इंटरेस्ट। तो उसको ऐसे गिनते हैं कि यहाँ रफ में कर रहा हूँ कि सपोज 27,000 की लोन है, उसके 12%, तो मल्टीप्लाई 12/100 लिख देते हैं ना। 12%, या तो कैलकुलेटर में करो तो 27,000 मल्टीप्लाई 12
परसेंटेज सीधा मिल जाता है। और उसके भी फिर 6 मंथ का गिनना है, तो 6 मंथ मतलब मल्टीप्लाई 6/12, बरोबर। कितना हो जाता है वो, मल्टीप्लाई 6/12, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर उसका टोटल इंटरेस्ट गिने ना तो वो हो जाता है कुछ 1420 रुपीज का, 1420 रुपीज इतना इंटरेस्ट। मतलब जो 27,000 की लोन है उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट भी गिनना होगा, 12% का इंटरेस्ट, और 110 से है मीन्स 6 महीने का। तो अब इसको लिखेंगे कहाँ पर, तो कोई भी लोन हो तो उसे लिखते हैं यही लायबिलिटी में, लोन हमारी लायबिलिटी होती है ना, तो यहां पर लिखेंगे 12% लोन, लोन या लोन फ्रॉम दत्तू पूरा लिखो तो भी ठीक है, कि 12% लोन वो है 27,000 की लोन, और उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट, तो प्लस इंटरेस्ट देना है 1420, ये काउंट किया ना हमने, ये रफ कर रहा हूँ, जो 1420, तो मतलब टोटल हमें देने हैं हिस्सा वो 28,420, टोटल ये हो जाएगा ना 28,420, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट होगा ना, उस इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है तो उसकी 2 एंट्री करनी पड़ती है। तो इस इंटरेस्ट की दूसरी एंट्री भी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि है तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस ही, इंटरेस्ट देना है तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना, तो 1420 रुपीज, बरोबर। तो ये लोन और उसकी एंट्री भी हो गई। उसके बाद दिया हुआ है वो है परचेस, तो परचेस तो हमने लिख दिया था। फिर सेल्स रिटर्न है 9,000 रुपीज, तो सेल्स रिटर्न लिखें, वो नहीं लिखा था, परचेस हमने लिख दिया था ना ये, तो उसके साथ ही लिखेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न वो 9,000 रुपीज, 9,000 का सेल्स रिटर्न। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 13,500, तो फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय वो हमारा परचेस एक्सपेंस कहलाता है। फ्रेट ऑक्ट्रॉय भी यही कहलाता है कि एक तरह का जो है वो जकात या टैक्स भरना, जब कोई परचेस करते हैं दूसरे स्टेट में से तो ऐसा एक टैक्स भरना पड़ता है। वो फ्रेट ऑक्ट्रॉय कितना दिया हुआ है वो 13,500, तो वो परचेस एक्सपेंस है, परचेस एक्सपेंस तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखेंगे ना, बरोबर ना। तो वो फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय यहाँ पे लिखें कि फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, फ्रेट ऑक्ट्रॉय कितना है 13,500, तो वो भी लिख दिया हमने। उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,150, सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे कोई भी खर्चे 3,150, तो वो खर्चे तो यहीं पे ही लिखेंगे ना, वो तो एक्सपेंस है, वो तो यहीं सन्ड्री एक्सपेंस 3,150 रुपीज, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसकी एंट्री हमने कर दी थी, इंश्योरेंस प्रीमियम का यहाँ एडजस्टमेंट गिना था ना हमने, ये इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट वो एंट्री हो गई। उसके बाद बेड डेब रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, वो तीनों की एंट्री हमने कर दी थी, उसका तो पूरा एडजस्टमेंट गिना था हमने। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन की एंट्री भी की हमने, कमीशन रिसीव्ड वो भी हो गया, जो हो गया तो फिर से नहीं लिखेंगे। उसके बाद गुड स्टॉक ऑन 1/4/14, अब देखो मैंने बोला था कि जब स्टॉक में ऐसा ब्रैकेट दिया हुआ हो ना तो वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो खाली ओपनिंग स्टॉक है ऐसा बताया हुआ है, स्टॉक के ऊपर ऐसा हिडन एडजस्टमेंट नहीं गिनते, उसमें जो आखिरी में एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा जो नीचे अलग से दिया हो तो ही गिनेंगे, बाकी सब में ऐसा कोई डेट वगैरह दी गई हो ना तो वो हिडन एडजस्टमेंट समझते हैं, स्टॉक में नहीं। तो ये तो खाली ओपनिंग स्टॉक है, कितना है 9,900 रुपीज, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वहां स्टार्टिंग में लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखते हैं कि ये ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो 9,900, बरोबर, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद सैलरी 42,000 है, तो वो सैलरी लिखते हैं हम लोग 42,000, वो यहीं पे ही लिखेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंस है ना तो एक्सपेंस में लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरी 42,000 रुपीज। फिर वेजेस है कि वेजेस 6,600, तो वेजेस हमारा परचेज एक्सपेंस कहलाता है,
वेजेस परचेस एक्सपेंस है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। परचेस के साथ ट्रेडिंग अकाउंट में उसे यहाँ मत लिख देना। तो जो वेजेस दिए हुए हैं, वेजेस 6600 मीन 6600 रुपीज, ये वेजेस की एंट्री भी हो गई। वेजेस के बाद क्रेडिटर दिए हुए हैं तो क्रेडिटर हमने लिख दिए थे, उसकी एंट्री हो चुकी थी। क्रेडिटर के बाद डेड स्टॉक 4500, डेड स्टॉक मतलब आखिरी में कुछ बचा हुआ सामान। जनरली वो होता है ना कि भाई जो सामान जो है वो हम लोग बेच नहीं पाते, अब वो बिकेगा नहीं वो, बराबर। या तो कोई छुटक सामान यहाँ वहाँ पड़ा हो तो उन सबको भी डेड स्टॉक कहते हैं। तो डेड स्टॉक है हमारा स्टॉक ही, और उसे भी लिखा जाता है एसेट्स में ही। डेड स्टॉक भी कहाँ लिखा जाता है, एसेट्स में ही लिखा जाता है। कि डेड स्टॉक दिया हुआ है 4500, तो वो डेड स्टॉक यहाँ पे लिख दें, डेड स्टॉक 4500 रुपीज, ये 4500 का। उसके बाद दिया हुआ है बैंक को ओवरड्राफ्ट 18900, बैंक को ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे। बैंक बैलेंस हो ना तो एसेट्स में लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट है हमारा तो वो लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 18900, तो वो यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी में। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट 18900, बरोबर। उसके बाद दिया हुआ कैश बैलेंस 36,720, ये कैश बैलेंस है तो कैश बैलेंस तो एसेट्स में ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेस एकदम खत्म होती जा रही है कि कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 36,720, वो 36,720 ये कैश बैलेंस। उसके बाद है कैश बैलेंस के बाद कैरिज इनवर्ड 6,000 रुपीज। कैरिज इनवर्ड हो ना तो वो परचेस एक्सपेंस होता है। उसके बाद में ही दिया हुआ है कैरिज आउटवर्ड हो ना तो वो सेल्स एक्सपेंस होता है। कैरिज मतलब गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी भाड़ा कहते हैं। तो कैरिज इनवर्ड मतलब कि जब परचेस करते वक्त जो भाड़ा देना पड़ता है वो, तो उसे परचेस के साथ लिखते हैं। कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल के वक्त जो भाड़ा देना पड़ता है तो उसे सेल के साथ नहीं, उसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। एक्सपेंस है उसे सेल के साथ क्रेडिट में नहीं लिखा जाएगा। तो ये याद रखो, कैरेज इनवर्ड यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर ना। तो जो कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 6,000 रुपीज, तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पर लिख दें, कैरेज इनवर्ड 6,000 रुपीज, ओके। और कैरेज आउटवर्ड उसमें दिया हुआ है 7,500 रुपीज, तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे लिखें, कैरेज आउटवर्ड 7,500 रुपीज, बराबर। इनवर्ड और आउटवर्ड ये याद रखना। उसके बाद बिल्स दिए हुए हैं, तो बिल्स मतलब जो डेबिट में दिया हुआ है वो बिल रिसीवेबल है, जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो बिल्स पेएबल है। तो बिल्स पेएबल यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी में, और बिल रिसीवेबल यहाँ लिखते हैं एसेट्स में। तो बिल रिसीवेबल जो डेबिट में है 12,000 रुपीज, वो बिल रिसीवेबल है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपीज, बराबर। और जो क्रेडिट में दिया हुआ है 7,000 रुपीज, वो बिल्स पेएबल कहलाता है तो उसे यहाँ लिखते हैं बिल्स पेएबल 7,000 रुपीज, बराबर ना। उसके बाद डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी दो दिए हुए हैं। जो डेबिट में है वो डिस्काउंट अलाउड होता है तो उसे डेबिट में ही लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जो क्रेडिट में है वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाता है, इनकम कहलाती है तो उसे क्रेडिट में ही लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो जो डेबिट में दिया हुआ है ना 5,100 रुपीज, तो उसे डेबिट में ही लिखेंगे कि डिस्काउंट अलाउड 5,100 5,100 रुपीज, बराबर। और दूसरा यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, कि डिस्काउंट रिसीव्ड वो क्रेडिट में कितना दिया हुआ है 2,000 रुपीज, तो उसे यहाँ पर लिखेंगे 2,000 रुपीज, बराबर। तो ये डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड वो भी हो गया ना। तो अब सब क्लियर हो गया, तो अब क्या करें, अब क्लोजिंग करें, ठीक है ना। अब ये तीनों अकाउंट एक एक करके हम लोग क्लोज करें ना। तो अब इनकी जो क्लोजिंग करें ना, तो मैं इनका टोटल कर रहा था तब मुझे एक मिस्टेक पता चली, यहाँ पर काउंटिंग में मैंने एक मिस्टेक कर दी है।
कि यहाँ पर जो लोन का इंटरेस्ट है ना, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट जो हमें 6 मंथ का गिनना था, बराबर, तो उसमें 1420 मैंने लोन इंटरेस्ट लिखा था कि जो एक्चुअली लोन इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर 1620, मैंने काउंटिंग में मिस्टेक कर दी थी पहले, 1620 लोन इंटरेस्ट आएगा, मतलब इसका बाहर भी आएगा 28,620। ये नोट करना, अगर आपने गलत लिखा हो तो उसे सही कर देना। यहाँ पर भी जो लोन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1420 नहीं, वो आ जाएगा यहाँ पर 1620, बराबर ना, ये आ जाएगा उसमें। तो अब उनके हिसाब से यहाँ पर क्लोजिंग करें, मैंने पहले ही इसका टोटल किया था, तो जहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम लोग देखें ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड का अगर पहले टोटल करें तो वो टोटल आता है कुछ हमारा 5,19,800। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो टोटल इतना आया, वही टोटल यहाँ पर भी लिखते हैं 5,19,800। और इसमें से अब ये सब माइनस करेंगे, तो इसमें से ये सब माइनस करें ना, तो आंसर आता है उसका 2,88,800, 2,88,800। और ये जो मिला ना उसे हम लोग कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ये क्या कहलाता है हमारा? ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है, 2,88,800, बराबर। इस ग्रोस प्रॉफिट को क्या करते हैं, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। वहां पर इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं अब क्रेडिट साइड पे, वो डेबिट साइड में था तो इसे यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखें, ये डेबिट में था तो उसे क्रेडिट में लिखें ग्रोस प्रॉफिट, कि जहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट लिखा जाएगा 2,88,800। और अब इस साइड का टोटल करें ना, कि जहाँ पर इस साइड का टोटल आ जाएगा, जो फाइनल टोटल होगा 3,02,800। कितना होगा? 3,02,800। वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे। अब मेरे वो स्पेस नहीं है, जैसे इसमें यहाँ पर लिखा ना दोनों साइड, तो इसमें भी वही आता है ना, हर सब में ऐसा ही करते हैं। तो यही यहाँ पर भी लिखेंगे 3,02,800, पर स्पेस नहीं है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। और इस 3,02,800 में से ये सब माइनस करेंगे, ये सब माइनस करेंगे ना, तो फाइनल आंसर बचेगा हमारा 1,77,975। कितना बचेगा? 1,77,975। ये 3,02,800 में ये सब नंबर माइनस करें, और ये हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा, कि इतना हमारा फाइनल प्रॉफिट हुआ 177,975, बराबर। और ये जो प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को फिर आगे ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर? बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में जो एक स्पेस छोड़ी थी वहां पर लिखते हैं ये प्लस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं वहां पर, कि जहां पर प्रॉफिट आएगा 1,77,975, 1,77,975। और अब इनका प्लस माइनस, कैपिटल में ये प्रॉफिट प्लस करेंगे और ये ड्राइंग माइनस करेंगे, तो इनका अगर प्लस माइनस करें तो वो कुछ आ जाता है उसमें 4,31,775। हाँ, मैंने पहले ही टोटल करके रखा था उसमें, ये 4,31,775 उसका टोटल, और फिर फाइनली इनका टोटल, कि यहाँ पर कैपिटल और लायबिलिटी और इस तरफ एसेट्स का टोटल, ये दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कि जो मैंने यहाँ पर टोटल किया था वो टोटल आया था 5,19,475, 5,19,495, सॉरी 75 नहीं 95। और इस साइड का टोटल भी उतना ही, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर उस साइड का भी उतना ही आएगा 4,19,495, बराबर। तो ये जो दोनों तरफ का टोटल सेम आ गया 5,19,495, तो मतलब हमारा सम करेक्ट है। ठीक है ना, समझ आए ना इनके भी एडजस्टमेंट और एंट्रीज कैसे करनी है? ध्यान से लिखना है ये, और हर सम में देखो ध्यान दिया करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के बुक में लिखते जाया करो, तो सम्स जल्दी से समझ में आएंगे। ये छोटी हैंडराइटिंग की जगह आपकी बुक में बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते जाओगे ना एक एक प्लेस पर, तो जल्दी से समझ में आएंगे।
तो आज जैसे ये सम देखा, अब वैसे ही इनके आगे के सम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।